नमस्कार और स्वागत है। आज हम गहराई से जानेंगे क्रूड ड्रग्स यानी अपरिष्कृत या प्राकृतिक औषधियों के बारे में। खासतौर पर उन्हें उनके औषधीय गुणों यानी शरीर पर असर करने के तरीके के आधार पर कैसे बांटा जाता है। हमारे सामने एक वर्गीकरण की सूची है और आज का हमारा मिशन है इस सिस्टम को समझना और देखना कि साधारण सी लगने वाली चीजें भी कैसे औषधीय गुणों से भरपूर हो सकती हैं। सोचिए, चाय, तुलसी या इसबगोल जैसी चीजें भी इस वैज्ञानिक वर्गीकरण में अपनी जगह बनाती हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये प्राकृतिक पदार्थ हमारे शरीर पर कैसे और कहाँ असर करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। लगता है ये शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर होने वाले असर पर आधारित है। सही है। हाँ, बिल्कुल सही। ये वर्गीकरण फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब दवा के असर करने के तरीके पर आधारित है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कौन सी प्राकृतिक औषधि किस स्वास्थ्य समस्या में काम आ सकती है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं सीधे उसके काम करने के तरीके से जुड़ी है। ये पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का एक तरीका भी है, देखा जाए तो। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, मूल रूप से हमारे मुंह से लेकर मल द्वार तक का पूरा पाचन पथ, इस पर असर डालने वाली दवाओं से। इसमें पहली श्रेणी है बिटर यानी स्वाद में कड़वी दवाएं। उदाहरण है सिंकोना, क्वासिया, जेंटियन। ये कड़वा स्वाद ये कैसे मदद करता है? हाँ, तो ये जो कड़वे पदार्थ हैं, ये असल में एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करते हैं। जब हमारी जीभ कड़वा स्वाद महसूस करती है, तो ये पेट में पाचन रसों और एंजाइम के स्राव को उत्तेजित करता है। इससे भूख बढ़ सकती है और पाचन क्रिया भी सुधर सकती है। सिंकोना का नाम याद रखिएगा, ये आगे फिर आएगा। दिलचस्प। अगली श्रेणी है कार्मिनेटिव, गैस कम करने वाली। इसमें सौंफ, इलायची, मेंथा मतलब पुदीना जैसे नाम है। ये तो हमारे किचन के जाने पहचाने सदस्य हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत प्रभावी हो सकते हैं। ये पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देकर और गैस को बाहर निकालकर पेट फूलने और अपच जैसी दिक्कतों से राहत दिलाते हैं। इनका रसोई में इस्तेमाल महज स्वाद के लिए नहीं, बल्कि जैसे आपने कहा पाचन में मदद के लिए भी होता आया है। फिर हैं एमिटिक जो उल्टी लाने वाली हैं, जैसे इपेकैक, और एंटी एमीबिक जो अमीबा संक्रमण के खिलाफ हैं, जैसे कुर्ची और फिर से इपेकैक। एक ही दवा उल्टी भी लाती है और संक्रमण भी ठीक करती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? ये देखिए, प्रकृति की जटिलता का एक अच्छा उदाहरण है। इपेकैक में अलग अलग एल्कलॉइड होते हैं। कम मात्रा में ये बलगम निकालने में मतलब एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर मदद कर सकता है। थोड़ी ज्यादा मात्रा में ये पेट की परत को परेशान करके उल्टी लाता है, जो कभी कभी जहर खाने जैसी आपात स्थिति में उपयोगी हो सकता है। और इसमें मौजूद कुछ तत्व अमीबा को मारने में प्रभावी होते हैं, खासकर अमीबिक डिसेंट्री में। तो हाँ, मात्रा और संदर्भ के हिसाब से इसका असर बदल जाता है। अच्छा, समझ गया। इसके बाद हैं लैक्सेटिव और परगेटिव। लैक्सेटिव में अगार, इसबगोल, केला हैं। ये मल त्याग में सहायक हैं। परगेटिव या कैथार्टिक तीव्र रेचक हैं, जैसे सेना, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। इनमें क्या मुख्य अंतर है? हाँ, तो मुख्य अंतर असर की तीव्रता और तरीके में है। लैक्सेटिव जैसे इसबगोल या केला, वो मल में पानी की मात्रा बढ़ाकर या आंतों की गति को हल्का सा तेज करके धीरे धीरे काम करते हैं। वहीं परगेटिव जैसे सेन्ना या अरंडी का तेल आंतों की दीवारों को उत्तेजित करके ज्यादा तेजी और जोर से असर दिखाते हैं। जरूरत के हिसाब से सही प्रकार चुनना महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसबगोल और केला जैसी रोजमर्रा की चीजों का औषधीय महत्व यहाँ साफ दिखता है। अच्छा, अब पाचन तंत्र से आगे बढ़कर देखते हैं श्वसन तंत्र पर असर करने वाली दवाओं को। पहली श्रेणी है एक्सपेक्टोरेंट, बलगम निकालने में मददगार, जैसे वसाका, लिकोरिस यानी मुलेठी और फिर से इपेकैक। हाँ, एक्सपेक्टोरेंट्स श्वसन मार्ग में जमे बलगम को या तो पतला करते हैं या उसकी चिपचिपाहट कम करते हैं, जिससे उसे खांसकर बाहर निकालना आसान हो जाता है। वसाका और मुलेठी का इस्तेमाल तो सदियों से भारतीय घरों में खांसी जुकाम के लिए होता ही आ रहा है। और दूसरी तरफ है एंटीटेसिव, खांसी रोकने वाली, जैसे ओपियम यानी अफीम से मिलने वाला कोडीन। तो ये एक्सपेक्टोरेंट से कैसे अलग है? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, एक्सपेक्टोरेंट तब काम आते हैं जब बलगम वाली खांसी हो और उसे बाहर निकालना जरूरी हो।
एंटीटिसिव जैसे कोडीन वो दिमाग में स्थित खांसी के केंद्र पर असर करके खांसी के वेग को ही दबा देते हैं। ये सूखी बिना बलगम वाली परेशान करने वाली खांसी में ज्यादा उपयोगी होते हैं, खासकर अगर खांसी रात में सोने न दे रही हो। इसलिए किस तरह की खांसी है ये देखकर ही दवा चुननी चाहिए। और तीसरी श्रेणी है ब्रोंकोडायलेटर, श्वासन नलिकाओं को चौड़ा करने वाली। इसमें एफेड्रा और चाय का नाम है। चाय? सच में? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। चाय में थियोफेलाइन नाम का एक यौगिक होता है जो एक हल्का ब्रोंकोडायलेटर है। ये श्वसन मार्ग की मांसपेशियों को थोड़ा आराम देकर उन्हें चौड़ा कर सकता है। बेशक इसका असर एफेड्रा जितना शक्तिशाली नहीं होता है। एफेड्रा से मिलने वाला एफेड्रिन ज्यादा शक्तिशाली ब्रोंकोडायलेटर है और अस्थमा जैसी स्थितियों में सांस लेना आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एफेड्रा के नाम भी याद रखें। कमाल है। अब आते हैं हृदय और रक्त वाहिका तंत्र यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर असर डालने वाली दवाओं पर। इसमें कार्डियक ड्रग्स हैं जैसे डिजिटेलिस, स्ट्रोफेंथिस, स्क्विल। ये क्या करते हैं? ये पौधे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के शक्तिशाली स्रोत हैं। ये सीधे हृदय की मांसपेशियों पर काम करके उसके संकुचन मतलब सिकुड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। अच्छा। इसलिए इन्हें कार्डियक स्टिम्युलेंट या कार्डियोटॉनिक कहना ज्यादा सही होगा। ओके। इनका उपयोग कुछ तरह की हार्ट फेलियर और दिल की धड़कन की अनियमितता जिसे अतालता कहते हैं उसके इलाज में किया जाता है, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि इनकी सही खुराक बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। और इनके विपरीत हैं कार्डियक डिप्रेसेंट जो हृदय गति धीमी करती हैं, जैसे सिंकोना, विराट्रम। बिल्कुल। ये दवाएं हृदय की गतिविधि को धीमा करती हैं या उसकी उत्तेजना को कम करती हैं। और देखिए, यहाँ फिर से सिंकोना का नाम आया। हाँ। पहले हमने इसे पाचन में मदद करने वाले बिटर के रूप में देखा था। अब ये हृदय गति धीमी करने वाली दवा के रूप में भी वर्गीकृत है। ये दिखाता है कि एक ही पौधा कितने अलग अलग तरीकों से शरीर पर असर डाल सकता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। अगली श्रेणी है वैसोकंस्ट्रिक्टर, रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने वाली, जैसे अर्गोट, और एंटी हाइपरटेंसिव, उच्च रक्तचाप कम करने वाली, जैसे राउवोल्फिया। ये दोनों रक्तचाप को प्रभावित करते हैं, लेकिन विपरीत तरीकों से। वैसोकंस्ट्रक्टर जैसे अर्गोट से मिलने वाले यौगिक रक्तवाहिकाओं को संकरा कर देते हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है। इनका उपयोग माइग्रेन या प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को रोकने में होता है। दूसरी ओर एंटी हाइपरटेंसिव जैसे राउवोल्फिया मतलब सर्पगंधा, उससे मिलने वाला रेसरपीन रक्तचाप को कम करता है। रेसरपीन उच्च रक्तचाप के इलाज में ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दवा रही है। दिल और खून की नलियों के बाद अब बारी है हमारे नर्वस सिस्टम की। पहले देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS पर असर करने वाली दवाएं। ये क्या सिस्टम है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसे आप शरीर का ऑटो पायलट सिस्टम समझ सकते हैं। ये उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन पर हमारा सचेत नियंत्रण नहीं होता, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन, पसीना आना, ये सब। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, सिंपैथेटिक लड़ो या भागो प्रतिक्रिया वाला और पैरासिम्पैथेटिक आराम करो और पचाओ प्रतिक्रिया वाला। तो इस सिस्टम पर असर करने वाली दवाएं इन्हीं प्रतिक्रियाओं को या तो बढ़ाती हैं या घटाती हैं। अच्छा, तो इसमें पहली श्रेणी है एड्रीनर्जिक, जैसे एफेड्रा। बिल्कुल। एड्रीनर्जिक दवाएं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करती हैं, यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को बढ़ावा देती हैं। याद है, हमने एफेड्रा को ब्रोंकोडायलेटर कहा था। हाँ, श्वसन तंत्र में। वो इसी एड्रीनर्जिक गुण के कारण है। ये सांस की नली खोलने के साथ साथ हृदय गति और रक्तचाप भी बढ़ा सकता है। देखिए, तीसरा जिक्र एफेड्रा का। हाँ, ये पैटर्न तो दिख रहा है। फिर हैं कोलिनर्जिक दवाएं, जैसे फाइसोस्टिग्मा, पिलोकार्पस, और एंटीकोलिनर्जिक जैसे धतूरा, बेलाडोना। कोलिनर्जिक दवाएं डेमोसिम्पैथेटिक यानी आराम करो और पचाओ सिस्टम की गतिविधि को बढ़ाती हैं, जैसे पिलोकार्पस का उपयोग ग्लूकोमा जो आंखों की बीमारी है उसमें और मुंह सूखने की समस्या में लार बढ़ाने के लिए होता है। एंटीकोलिनर्जिक दवाएं इसका उल्टा करती हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती हैं। धतूरा और बेलाडोना से मिलने वाले एट्रोपिन जैसे यौगिक मांसपेशियों की ऐंठन कम करने, पेट के एसिड को कम करने और सर्जरी से पहले शरीर के स्राव
जैसे लार वगैरह को सुखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर असर डालने वाली दवाओं पर। पहली है सेंट्रल एनाल्जेसिक, केंद्रीय दर्द निवारक, जैसे ओपियम से प्राप्त मॉर्फिन। मॉर्फिन बहुत शक्तिशाली दर्द निवारक है जो सीधे सीएनएस में दर्द के संकेतों को ब्लॉक करके काम करता है। ये गंभीर दर्द के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ फिर ओपियम का जिक्र है। पहले कोडीन खांसी के लिए और अब मॉर्फिन दर्द के लिए। एक ही स्रोत से कितने अलग अलग उपयोग। बिल्कुल। और फिर हैं सीएनएस डिप्रेसेंट जो तंत्रिका तंत्र की गतिविधि कम करती हैं, जैसे बेलाडोना, ओपियम, हायोसाइमस। हाँ, ये पदार्थ सीएनएस की गतिविधि को धीमा कर देते हैं, जिससे शांति महसूस हो सकती है, नींद आ सकती है या दर्द कम हो सकता है। ओपियम तो है ही, बेलाडोना और हायोसाइमस में भी ऐसे यौगिक होते हैं जो एंटीकोलिनर्जिक भी हैं, जो सीएनएस पर शामक मतलब शांत करने वाला प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत हैं सीएनएस स्टिमुलेंट जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं। उदाहरण है चाय, कॉफी। अरे ये तो रोज की चीजें हैं। हाँ, और यही तो मजेदार बात है। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन एक ज्ञात सीएनएस उत्तेजक है। ये सतर्कता बढ़ाता है, थकान कम करता है और मूड सुधार सकता है। इसीलिए तो सुबह उठकर या काम के बीच में इन्हें पीने का मन करता है। ये दिखाता है कि औषधीय क्रियाएं सिर्फ दवाओं तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। एक और श्रेणी है एनालेप्टिक जो श्वसन आदि को उत्तेजित करने वाली हैं, जैसे नक्स वोमिका, कपूर, लोबेलिया। एनालेप्टिक सीएनएस को, खासकर सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले केंद्र को उत्तेजित करते हैं। पुराने समय में इनका उपयोग बेहोशी या सांस रुकने जैसी स्थितियों में किया जाता था। नक्स वोमिका से मिलने वाला स्ट्राइकनिन बहुत शक्तिशाली उत्तेजक है, हालांकि अब इसके जहरीलेपन के कारण चिकित्सीय उपयोग बहुत सीमित है। कपूर और लुबेलिया का भी उत्तेजक के रूप में पारंपरिक उपयोग रहा है। इन मुख्य सिस्टम्स के अलावा प्राकृतिक दवाएं और भी कई खास तरीकों से काम करती हैं। सूची तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य उदाहरण देखें तो जैसे एंटी कैंसर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कई शक्तिशाली कैंसर रोधी दवाएं पौधों से ही मिली हैं, जैसे सदाबहार जिसे विंका कहते हैं, उसके पौधे से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में काम आती हैं। पॉडोफाइलम पौधे से इटोपोसाइड जो फेफड़ों और अन्य कैंसरों में उपयोगी है। और पैसिफिक यू टैक्सिस पेड़ की छाल से पैक्लिटैक्सल जिसे टैक्सोल भी कहते हैं, वो स्तन और अंडाशय के कैंसर में एक प्रमुख दवा है। ये सब प्रकृति के अनमोल तोहफे हैं। वाकई। एक और जरूरी श्रेणी है एंटी मलेरियल, मलेरिया रोधी। इसमें सिनकोना और आर्टिमिसिया का नाम है। और यहाँ सिनकोना का तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग सामने आता है। तीसरा? हाँ, पाचन सहायक, हृदय गति नियंत्रक और अब मलेरिया रोधी। सिनकोना की छाल से मिलने वाली खुनैन मलेरिया के इलाज की पहली प्रभावी दवा थी और इसने तो इतिहास ही बदल दिया था। आजकल आर्टेमिसिया पौधे से मिलने वाला आर्टेमिसिनिन और उसके डेरिवेटिव्स मलेरिया के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाएं हैं, खासकर दवा प्रतिरोधी मलेरिया के मामलों में। ये तो अद्भुत है कि एक ही पौधा इतने मोर्चों पर लड़ सकता है। अच्छा, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी श्रेणी के बारे में क्या कहेंगे? इसमें जिनसेंग, अश्वगंधा, तुलसी जैसे नाम हैं। ये तो बहुत जाने पहचाने हैं। हाँ, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी का मतलब है प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इम्यून सिस्टम को संतुलित या परिवर्तित करने वाला। ये दवाएं न तो सीधे इम्यून सिस्टम को दबाती हैं, न ही अत्यधिक उत्तेजित करती हैं, बल्कि जरूरत के हिसाब से उसे ढालने में मदद कर सकती हैं। अश्वगंधा और तुलसी जैसी जानी मानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस श्रेणी में आना उनके पारंपरिक रसायन या अडैप्टोजेनिक गुणों को वैज्ञानिक आधार देता है, मतलब शरीर को तनाव के अनुकूल ढालने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करना। अच्छा, तो ये शरीर की अपनी क्षमता को बेहतर बनाती हैं। इनके अलावा कृमिनाशक जैसे क्वासिया, विडंग, ऊतकों को सिकोड़ने वाले जैसे कत्था, हरड़ बहेड़ा या गठिया में उपयोगी एंटी रूमेटिक जैसे गुग्गुल भी महत्वपूर्ण है। और हाँ, कोका से लोकल एनेस्थेटिक मिलना भी एक बड़ी खोज थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सभी विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करते हैं। कोका की पत्तियों से कोकेन का पृथक्करण और उसका लोकल एनेस्थेटिक मतलब किसी हिस्से को सुन्न करने के रूप में उपयोग होना
सर्जरी के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसने दर्द रहित ऑपरेशन संभव बनाया। इसी तरह गुग्गुल का गठिया और कोलेस्ट्रॉल कम करने में पारंपरिक उपयोग अब शोध का विषय है। और अंत में एक नाम है वैनिलिन। ये तो वैनिला फ्लेवर वाला है ना, इसका यहाँ क्या काम? हाँ, वेनिलिन वही यौगिक है जो हमें वेनिला का जाना पहचाना स्वाद और सुगंध देता है। इसे आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शोध में इसमें कुछ रोगाणुरोधी मतलब एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए गए हैं। ये एक और उदाहरण है कि कैसे एक पदार्थ जिसे हम एक चीज के लिए जानते हैं उसमें अन्य संभावित लाभ भी छिपे हो सकते हैं। तो आज हमने देखा कि प्राकृतिक औषधियों या क्रूड ड्रग्स को उनके शरीर पे होने वाले असर के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है। पाचन तंत्र से लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, हृदय से लेकर प्रतिरक्षा प्रणाली तक, इन प्राकृतिक पदार्थों का प्रभाव क्षेत्र कितना व्यापक और विविध है। हाँ, ये वर्गीकरण केवल इन पदार्थों को समझने का एक व्यवस्थित तरीका ही नहीं देता, बल्कि ये भी उजागर करता है कि प्रकृति कितनी जटिल और अद्भुत है। कैसे एक ही पौधा, जैसे हमने देखा सिंकोना या ओपियम या एफेड्रा, अलग अलग तरीकों से काम करके कई तरह की समस्याओं में उपयोगी हो सकता है। ये पारंपरिक ज्ञान की गहराई और आधुनिक फार्माकोलॉजी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी को दर्शाता है, जहां सदियों पुराने अवलोकन अब वैज्ञानिक क्रियाविधि से समझे जा रहे हैं। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक बात, जब हम देखते हैं कि एक ही पौधा पाचन सुधार सकता है, हृदय गति नियंत्रित कर सकता है, मलेरिया से लड़ सकता है या दर्द मिटा सकता है, तो भविष्य में पौधों पर आधारित नई दवाओं की खोज और विकास के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या हमने इन प्राकृतिक खजानों की पूरी क्षमता को सचमुच समझ लिया है या अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।